हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली हम 10th क्लास फिजिक्स में जो कि लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम चैप्टर कर रहे थे, उसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं। धीरे धीरे हम पार्ट्स बना रहे हैं, ज़्यादा आवर्स के नहीं है, ओनली हाफ एन आवर। अगर आप ये हाफ एन आवर की क्लास देखोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा। और हम एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाया था। ठीक है, आज की जो शुरुआत है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन बताया था। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन तो हमने समझ गए कि लाइट का एक मीडियम में किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना। अब रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। लाइट एक मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम में जब जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, या अवे जाती है। ठीक है, तो मींस अवे टू दी नॉर्मल जाती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाती है। तो इसके ये क्या केस होता है? ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन से। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि 1 अप्रैल से हमारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट राधे क्लासेस, एंड जो नंबर मैंने प्रोवाइड कराया आप उससे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जो हमारे बैचेस होंगे, हम 1-to-1 क्लास और बैच दोनों स्टार्ट करते हैं। 1-to-1 क्लास में आप डायरेक्टली स्टूडेंट और टीचर, जैसे कि आप समझते हो एक टीचर और एक स्टूडेंट होंगे। बैचेस में हम केवल 15 स्टूडेंट ले रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ताकि बैच इफेक्टिव हो, कम्युनिकेबल हो। मतलब स्टूडेंट टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रहे, इजीली कम्युनिकेट कर पाए स्टूडेंट टीचर। इट इज़ ऑनलाइन कोर्स कम्प्लीटली। एंड हमने 500 या 100 बच्चे नहीं रखे जस्ट बिकॉज उससे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, स्टूडेंट टाइप करते ही रह जाता है और क्वेश्चन करते ही रह जाता है। तो ये टाइप वाली व्यवस्था मुझे तो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम सीधे पूछ पाए स्टूडेंट टीचर से तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आई होप विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जस्ट लेट मी गो देयर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने जनरली नोटिस किया होगा, देखो जब आप ये स्ट्रॉ डाला हुआ है इसमें, ठीक है, वो स्ट्रॉ थोड़ा टिल्ट दिख रहा होगा, देखो मुड़ा दिख रहा होगा, है ना? वो क्यों दिखता है? ठीक है, होता क्या है ना, रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, देखो ऊपर एयर है नीचे वाटर है ना? ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम, ऊपर एयर है मींस पार्टिकल दूर दूर है, नीचे वाटर है तो पार्टिकल पास पास है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो लाइट की स्पीड में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड में फर्क पड़ेगा तो लाइट क्या होती है, बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। मींस ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है, नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम के कारण क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, बेंड होना स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, अगर ऊपर रेयर है नीचे डेंसर, रेयर मींस जहां पार्टिकल बहुत दूर दूर हो, डेंसर मींस जहां पार्टिकल पास पास हो। तो अगर डेंसर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो नॉर्मल बनाया हुआ है, नॉर्मल की तरफ झुक गई, देखो ना बेंड हो रही है लाइट नीचे को, है ना? तो लाइट का ये बेंड होना, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो देखो मैं यहाँ पर भी समझाता हूँ आपको। 1 सेकेंड, ये देख पा रहे हो आप, देखो ये जो लाइट आई, देखो ये लाइट रे आई, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसने जाना कैसे चाहिए था, सीधे। ठीक है, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ने जाकर ये क्या हो गई, थोड़ी बेंड हो गई। देखो इसे जाना चाहिए था सीधे, सीधे ने जाकर थोड़ी क्या हो गई, बेंड हो गई। ये कुछ इस तरीके से सीधे जाना चाहिए था, सीधे ने जाकर बेंड हो गई। इस फिनोमेना को, लाइट का ये बेंड होना, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। मैंने बोला ना इसकी स्पीड में चेंज आएगा। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा अभी। देखो अच्छा, तो यहां अगर नॉर्मल खींचे तो हम एंगल बना सकते हैं, इसे बोलते हैं थीटा 1। यहाँ पर इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और थीटा 2 जैसे जनरली इसे हम किससे डिनोट भी करते हैं, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाय आर। इसे आर से डिनोट कर सकते हैं और इसे आई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट टर्म्स, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर बेंडिंग होना या नॉर्मल से दूर हटना। नॉर्मल से दूर कब हटेगी, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ में, जो यहां पर एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है। ठीक है,
इसमें कुछ और मत मिला लेना पीने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज में आपको समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के दो पार्ट कर देते हैं हम। एंड दो पार्ट करने के बाद ये आपका घर है, ठीक है। ये उसका घर है, समझ पा रहे हो ना सर, ये तो क्या कह दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका घर है, ये उसका घर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से उसके घर जाना है या उनके घर जाना है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो देखो, तो जब सॉरी, जब आपको यहां से इधर जाना है तो ऐसा मान लेते हैं कि इस साइड फेयर लगा हुआ है, मेला चल रहा है, इस साइड मेला, झूले वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो इस साइड बहुत लोग होंगे। मीन्स बहुत ज्यादा लोग, भीड़ हुई है एकदम, बहुत ज्यादा भीड़ हुई है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा भीड़ हुई है कुछ इस तरीके से। एंड इस साइड कोई मेला नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ बहुत कम लोग हैं। मीन्स इसे हम मान सकते हैं रेयर मीडियम, है ना। इसे क्या बोलेंगे फिर, डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो देखो, अगर आपको यहां से यहां जाना है तो यहां तो आप स्पीड से दौड़ोगे क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन क्या आप यहां स्पीड से दौड़ पाओगे क्या? नहीं। आपको जाना सीधे चाहिए था, आपका पाथ थोड़ा टिल्ट हो जाएगा क्योंकि लोगों के द्वारा आपको धक्के, जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं जाकर थोड़ा आप क्या हो जाओगे, बैंड हो जाओगे। कितना बैंड हुए तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। वो कितना बेंड हुए का आंसर कौन देगा, वो एंगल देगा। समझ पा रहे हो ना, कितना का आंसर कौन देगा, वो कितने डिग्री से आप बेंड हुए वो एंगल देगा, ठीक है। कितने एंगल पर वो पॉइंट पर लाइन पड़ी थी वो कौन देगा। मीन्स आप यहां से गए तो कितने एंगल पर गए वो कौन बताएगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट। कितने एंगल पर बेंड हुए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप बेंड क्यों हुए, आपकी स्पीड कम हो गई, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम था, आप तेज नहीं दौड़ सकते हो। तो समझ पाए आई होप ये आंसर, ये जो एग्जांपल मैंने दिया इससे समझ पाए होगे। क्योंकि जब ये रेयर मीडियम मतलब खाली मीडियम, इसका उल्टा क्या होगा, फिर इसका उल्टा। अब आप उससे मिलके आ गए, सपोज उसको आपने क्या करा, उसका घर यहाँ था, आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर आपने उसको यहाँ बुला दिया, यार भीड़ हुई है, मेला लगा है, लेकिन कोई पहचानेगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाए, आपने उससे यहाँ मुलाकात की। अगर आप वापस जाओगे तो यही पाथ फॉलो करोगे, लेकिन अब यहां से आपको पता है कि ये पाथ फॉलो करना है, और यहां से अगर मैं जाऊंगा तो मैं इजीली फिर सीधे अपने घर जा सकता हूं। तो देखो, वापस जाने में आप क्या जा रहे हो, डेंसर से रेयर में जा रहे हो, तो नॉर्मल से क्या हट रहे हो, अवे हट रहे हो, है ना। नॉर्मल से दूर हट रहे हो। देखो ये गए, तो ये सॉरी मैं वहां पर कर, तो ये गए, यहां से आप दूर हट गए, तो ये देखो, ये गए। 1 सेकंड में थोड़ा इसका कलर चेंज करूं। ये गए यहां से थोड़ा, ये गए और यहां से थोड़ा दूर हट गए, ठीक है। ग्रीन कलर दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल से आप दूर हट चुके हो, तो इसे क्या बोलते हैं, बेंड हो जाना। बेंड जहां, बेंडिंग ऑफ लाइट जहां भी होगा इस केस में, जब आप वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रहे होगे, नॉर्मल की तरफ हो सकता है, नॉर्मल से दूर हट सकता है। नॉर्मल की तरफ कब होगा, जब मैंने बताया कि आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो। अगर डेंसर से रेयर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर हटोगे, रे मीन्स नॉर्मल से दूर हटेगी, इसका मतलब ये भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है। क्लियर है, समझ में बात आई ना, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। अब इसके लॉ को देखते हैं। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल और टू द ऑल इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन। द इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन मीन्स ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, है ना, और ये हो गया नॉर्मल। क्लियर है। तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहां पर मिस्टेक्स है ना, ये थोड़ा यहां पर गड़बड़ हुई है, ये आर, ये आई नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, ये आर होगा, हाँ, ये आर होगा, ध्यान रखना ये आर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, मींस इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। उसके केस में क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है, ऑल लाइन द सेम प्लेन। उसके बाद सेकंड लॉ जो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यहां पर आप इसे जरूर मेंशन कर लेना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया मींस साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है आपका
आप कहां से कहां जा रहे हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं n1। ये पेन दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी, मैं इसकी श्योरिटी कैसे दूं, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ, तब भी इसे लिख लेता हूँ n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का n2 लिख लेता हूँ। तो आप कहां से जा रहे हो, n1 से n2 जा रहे हो ना, n1 से कहां जा रहे हो, n2। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है आपकी n2 अपॉन n1। अब ये n2 अपॉन n1 क्या है, पहले इस पर चर्चा फिर करते हैं। पहले लॉ समझ में आया ना, ठीक है। सेकंड लॉ में समझा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ समझ में आया ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो सेकंड लॉ, वन सेकंड, देखो सेकंड लॉ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n आ रहा है ना, ये n क्या होता है देखो। अब देखो यहाँ कंपैरिजन है, ये देखो ये n1 है और ये n2 है। देखो यहाँ पर कंपैरिजन है, यहाँ पर कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन यहाँ पर ये है कि आप क्या कर रहे हो, एयर में जो लाइट की स्पीड है और अदर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अदर मीडियम में ऑब्वियसली लाइट की स्पीड कम होगी क्योंकि वो डेंसर है। एयर और वैक्यूम सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मीडियम है, उसके अलावा बाकी सारी क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट की स्पीड क्या होनी है, कम होनी है। कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, यही कंपैरिजन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपके 100 में से 80 मार्क्स आए, कितने में से आए, 100 में से। तो ये कंपैरिजन है। मींस आप क्या करोगे, तो यहां पर जो सी है ना, सी ऊपर सी अपॉन वी है, तो आप इससे कंपैरिजन कर रहे हो कि सी के रिस्पेक्ट में अदर मीडियम में कितनी आपकी स्पीड ऑफ लाइट रही। वो जो कंपैरिजन है वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती पहली बात, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है, देखो सी भी क्या स्पीड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और नीचे भी वेलोसिटी है, वो भी सेम चीज है, स्पीड दोनों है। तो मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो जीरो यूनिट कुछ नहीं बची उसकी। क्लियर है, समझ में बात आई, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया ना, ठीक है। अभी बताता हूँ n2 अपॉन n1 क्यों लिखा मैंने, वहां पर वो समझाता हूँ, ठीक है। अब व्हाट इट मींस, एयर का मतलब क्या है, एयर में एयर इज इक्वल टू 1 मतलब है राइट ट्रेवल फास्टर एंड एन। मैं एक चीज समझा रहा हूँ, देखो वाटर में यहाँ पर n इज इक्वल टू 1.33 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो n की वैल्यू 1.33 आई है ना, इसका मतलब है कि जो इस ये है स्पीड ऑफ लाइट वाटर का, n इज इक्वल टू 1.33 का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन दोनों का जो रेशियो है वो आ रहा है 1.33। आई बात समझ, यही तो बताया मैंने अभी। n क्या है, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। यहां पर मीडियम कौन लिया है, वाटर। वाटर का n 1.33 आने का मतलब है वाटर की स्पीड का कंपैरिजन हुआ है, वो कितना आ रहा है कंपैरिजन करके, 1.33। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। n2 अपॉन n1 क्यों किया, देखो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, जहां को रे जाती है, कहां से आ रही, एयर से वाटर की तरफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये जो कंपैरिजन है, ये समझ पा रहे हो ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सॉरी मैंने n2 अपॉन n1 लिखना था, वन सेकंड, सॉरी माय मिस्टेक। n2 अपॉन n1 फर्स्ट मीडियम से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो नीचे आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, ये यहां पर हमने साइन आई अपॉन साइन आर n2 अपॉन n1 होता है। मीन सेकंड मीडियम से सेकंड मीडियम का कंपैरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मींस एयर के रिस्पेक्ट में वाटर में स्पीड कितनी थी, वो जो कंपैरिजन है ना, वही n2 अपॉन n1 है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। क्लियर हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना एक बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। रेशियो मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन है। अगर बोले कि अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्ट यहाँ पर ओके, इस ये कहने का मतलब क्या है, 1.36 कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल, इन दोनों का जो रेशियो है वो आ रहा होगा कितना, 1.36। क्लियर है, वो कंपैरिजन है एक तरीके से, ठीक है। इतने टाइम से कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता है लेंस। अब देखो लेंस क्या होता है, आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। लेंस क्या होता है, देखो लेंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अ लेंस इज अ ट्रांसमिटिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकसेस और डिस्पर्स अ लाइट बीम बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन। या ये देखो एक लेंस दिख रहा है, ये कुछ ऐसा, ये जो लेंस है ये बीच में से मोटा दिख रहा है, देखो ऊपर को आते आते पतला हो गया, ये देख पा रहे हो, ये देखो ये जो लेंस है ये बीच में मोटा है, देखो है ना, और ऊपर आते आते क्या हो गया, पतला हो गया। और इस लेंस को देखो, देखो ये इसकी ये थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा है,
मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये थोड़ा मोटा मोटा दिख रहा होगा, किनारे पे मोटा, थोड़ा ये मोटा दिख रहा है ना ये परत, और अंदर को जाओगे तो अंदर को ये पतला है, देखो ये परत दिख रही है, कहने का मतलब अंदर का हिस्सा नहीं दिख रहा, मतलब अंदर क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। तो ये जो पतला वाला हिस्सा है नीचे वाला, जो ये फिगर में लेंस बना है ना, ये वाला है, इस लेंस को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है ये, जो किनारे में मोटा बीच में पतला होता है, दैट इज कॉनकेव लेंस। और जो बीच में मोटा और किनारे में पतला होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो रे इसमें जाके ऐसे टकराएगी तो ये एक फोकस में कन्वर्ज करेगा। आप देख पा रहे हो ऊपर जो फिगर बना है, ए में जो फिगर लिखा है, उसमें जितनी रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने पिछले लेक्चर में प्रिंसिपल एक्सिस समझाया है, दे आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो उसे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। देख पा रहे हो इस लेंस को, ये है कन्वर्जिंग लेंस। मेरे को लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको लेजर करके दिखाता कि ये कैसे बेंड होता है, ठीक है, ये बेंड होता है एक्चुअली में। आई बात समझ में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दोनों लेंस दिखाए, ठीक है, दोनों लेंस मैंने समझाए कि होते क्या है। थिकनेस इसकी यहाँ पे ये मोटा होता है, ठीक है, किनारे पे ये पतला होता है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, ये वाला बंदा बीच में क्या होता है, पतला, किनारे पे क्या होता है, मोटा, ठीक है। जो सेकंड वाला है, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, जो आपका ए है वो कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और बी है डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो सेकंड वाला है वो कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव, ओके। ये कह रहा है रेस को फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं ला रहा है, ये कॉनकेव है, ठीक है। ये रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा है। आपने देखा होगा ना मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह वगैरह, उससे आपने देखा कभी सन की लाइट में जलाया है कागज को, तो क्या करता है वो सारी रेस को, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये 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 बीच में मोटा है, देखो अगर मैं सन की प्रेजेंस में इसको रखूंगा तो कागज क्या हो जाता है, जलने लग जाता है ना। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास हम जिसमें यूज करते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव क्या है, कन्वर्ज, कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग है। कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग है, रेस को फैलाएगा। और कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जिंग है। वहां क्या था, वहां कॉनकेव कन्वर्जिंग था, यहाँ इसका उल्टा है, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, इस एज में होना नॉर्मल है, ये मत सोचना। अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों, कैसे हो गए कंफ्यूज, क्या ऐसा कुछ नहीं होता, ये एज है, इसमें सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, सब बच्चों के माइंडसेट अलग होते हैं। हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 90 नंबर लाओ, ये लाओ, डोंट वरी अबाउट दैट। मीन्स इतना नहीं सोचना कि इसने वो बोला, किसी और ने कुछ और बोला, ठीक है। 1 सेकेंड, आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना सोचना है कि जितना आप पढ़ रहे हो आपको अंडरस्टैंड कितना हुआ है वो, ठीक है। कौन सा कौन के, इसलिए मैं सारे इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ, सब आपको दिखाऊंगा, प्रिज्म में भी चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं विदाउट विजन। लेंस समझ में आ गए ना। ये ऊपर वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कन्वर्जिंग है, रेज ये वाला देखा होगा आपने, इसका यूज किया होगा, है ना। तो ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। और ये वाला जो किनारे पे मोटा और बीच में पतला होता है, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है रेस को। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर आप इसकी प्यारी सी फोटोज देख सकते हैं, देखो ये वाला बीच में मोटा है, कॉन्वेक्स देख पा रहे होगे, कॉन्वेक्स लेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो मैं दिखा, बीच में थोड़ा मोटा होता है, देखो ये बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता जाता है, ये किनारे पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, देखो ये इसका साइड व्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, 1 सेकेंड, ओके। मैं थोड़ा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, नीचे डाइवर्जिंग लेंस लिखा है, इस साइड लिखा है आपका कॉन्वेक्स लेंस, नीचे कन्वर्जिंग लेंस लिखा है। आई होप आपको ये जितनी पीपीटी जितनी मेहनत हमने करी है ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, सीधे नीचे बढ़ते हैं। अब देखो ये है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने भी थोड़ी देर बताया। तो सारी इमेजेस वैसी ही हैं जैसे मैंने आपको बताया ना, किसके केस में कॉनकेव के केस में, इसमें जो कॉनकेव, क्योंकि ये भी कन्वर्जिंग है वो भी कन्वर्जिंग है ना। तो जो केस कॉनकेव के केस में जितनी इमेजेस कॉनकेव मिरर के केस में वहां फॉर्म हुई थी, इससे पहले वाले लेक्चर में समझाई है, वही सारी इमेजेस यहां भी होंगी। क्लियर है। उसमें पहले क्या था, ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट देखो इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। अब
मैंने बताया था, ये मेरे पास 1 सेकेंड, मैं थोड़ा अपने कैमरे की तरफ भी देख के बताऊं आपको, कैमरा कहाँ पर है। ओके, मैंने ये जैसा आपको बताया यहाँ पर, ये जो लेंस है, इसके पास मैं ऑब्जेक्ट को लाते रहता हूँ। ये देखो, ये पेन में पास लाता जा रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, पास में लाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जाता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट पास आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाता है उतनी इमेज पीछे को जाते जाती है, बताया था मैंने। ये इस साइड तो इमेज इसके पीछे बन रही होगी, बियॉन्ड बिहाइंड। देखो ये ऑब्जेक्ट इसके पास इधर से आ रहा, तो इमेज डेफिनेटली इस साइड बन रही होगी, है ना। तो इमेज इस साइड और पीछे को जाती रहेगी। समझ में आया ना, ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा इमेज उतनी ज्यादा पीछे जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, कहां पर, फोकस और पोल के बीच में, ये से ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर जो ओ है ना, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ये, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऐसे आप पोल ही समझ लो, क्योंकि इतना कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेंस का मिड पॉइंट। क्लियर है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे और फोकस के बीच में जब आप इमेज को रख दोगे, ये वाला जो लास्ट केस, उसमें भी लास्ट केस था ऐसी, ठीक है। कैसी इमेज बन रही है, सीधी और वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। बाकी केसेस में देखो सारी इमेजेस क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ये देखो, ये इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेजेस बनेंगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी सारे, इसलिए मैं इसको 1 बाय 1 नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सारी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सब समझा दिए हैं। आपको बस वही लॉजिक लगाना है। रे आएंगी, एक पॉइंट पर कन्वर्ट करेंगे, 2 रे मैक्सिमम चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो रे आई, एक पॉइंट पर कन्वर्ट करी, ठीक है। तो इसके शुरू के जितने भी 5 केसेस हैं, सबसे पहले वो, फिर ऊपर बी सी डी ई, जितने भी 5 केसेस हैं, उसमें हमने क्या करा, जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आप देख सकते हो हर केस में, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है वैसे इमेज दूर दूर जाती जाती है, मैंने बताया था। और लास्ट केस ऐसा है जिसमें इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में, या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसको आप ध्यान रखना फॉर एग्जामिनेशन। क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। और अगर इससे जुड़ा कुछ और डाउट होता है तो प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जो इससे पहला वाला पार्ट मैंने पढ़ा है, ये तो पार्ट 3 है, ठीक है। ये सारी सिनेरियोज हैं। देखो, अगर इमेज इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। मैंने बताया था इंफिनिटी मतलब रेज बहुत दूर से आ रही है। देखो, तो प्रिंसिपल इसके पैरेलल आ रही, तो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। और कैसी बनेंगी, नेचर क्या होगा, मैंने कल नेचर पर डिस्कस किया था। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर, बट लास्ट केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेचर फाइंड करने के लिए क्या निकालता है, मैग्निफिकेशन निकालता है। मैंने आपको ये भी बताया था, है ना। आई होप आपको ये सब ध्यान में होगा। सेकंड वाले मैंने बताया था बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। 2f1 मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को f1 बोलते हैं, और इस साइड को f2 बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड वाला, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो C1 है यहाँ पे, उसे 2f1 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर सीन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब यहाँ पर इसके जस्ट पीछे अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखूं तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, ठीक है। तो देखो ये बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। स्केल से आप एक्यूरेट मार्क करोगे ना तो आपको एक्यूरेट दिखाई देगा वो। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। जैसे वहां कॉन्वेक्स मिरर था ना, यहाँ कॉनकेव लेंस है। वहां कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ कॉनकेव लेंस है। इसमें भी 2 इमेजेस हैं, पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा और दूसरा बिहाइंड बिटवीन मींस ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर रखा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में इमेज कहां बन रही है, देख पा रहे होगे, लेफ्ट साइड बन रही है। वहां इमेज कहां बन रही थी, इससे पहले वाले में राइट साइड बन रही थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ इमेजेस कहां बन रही है, लेफ्ट साइड। यहाँ इमेजेस कहां बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। दोनों केसेस में देखो, इसके केसेस में भी जहां रेज मीट कर रही है वहां लेफ्ट साइड बन रही है, यहाँ भी लेफ्ट साइड बन रही है। तो दोनों केसेस में अगर इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो ये कहने का क्या मतलब है, अगर इमेजेस लेफ्ट साइड बन रही है तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो f होगा, फोकस होगी, वो नेगेटिव कंसीडर करोगे, u भी नेगेटिव कंसीडर करोगे, और v भी क्या करोगे, नेगेटिव कंसीडर ही करोगे। समझ में बात आई, ठीक है। तीनों इसमें नेगेटिव होंगे। अगर फोकस नेगेटिव है तो लेंस की पावर भी क्या आएगी, कॉन्वेक्स के केस, कॉनकेव के केस में नेगेटिव ही आएगी। अभी उस पर फिर चर्चा करेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है। पहले इतना क्लियर है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके भी 2 केसेस है। इसके बाद आता है लेंस फॉर्मूला। 1 सेकेंड, लेंस फॉर्मूला आपको याद रखते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये फॉर्मूला आप 12th क्लास में डिराइव करोगे, ठीक है। आपको अभी तो याद ही रखना है। u v f क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी u होता है ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, उस डिस्टेंस को बोलता है। v उसने इमेज कितनी दूर बनाई, ठीक है, इस साइड बनाएगा ना इमेज, यहां से आर पार रे तो जाएगी जाएगी, ठीक है। और f क्या होता है, इस लेंस का फोकस। इस लेंस का फोकस किस साइड कंसीडर करेंगे, इस साइड करेंगे, ठीक है। तो इस साइड इसका यहाँ कहीं फोकस होगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा।
हाँ, उस साइड भी हो सका होगा, इस साइड भी होगा, जैसे F1 और F2 से डिनोट करेंगे, ठीक है, जैसे C1 F2 1 जैसे यहाँ पर था ना, देखो ये F1 और F2, ठीक है, क्योंकि अगर रे इस साइड से डालेंगे तो ये फोकस इधर हो जाएगा, क्लियर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, मैंने जैसे कि बता दिया, यहाँ पर सब मेंशन किया हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने कल आपको बताया, मैग्निफिकेशन क्या, कंपेरिजन। कंपेरिजन क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद एंड हाइट ऑफ द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट, इमेज कितना बड़ी और कितनी छोटी ये बनी, ये कंपेरिजन है बस, और कुछ नहीं है मैग्निफिकेशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इतना ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ कंपेरिजन। क्या कंपेरिजन है कि ऑब्जेक्ट की हाइट के रिस्पेक्ट में, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट तो चेंज होने वाली नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं होगी, याद रखना ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही रहेगा। ये पेन मैं इसको तोड़ के थोड़ा छोटा करूंगा, समझ लो, ये पेन को, पेन की हाइट, पेन की इमेज मेजर करनी है हर केसेस में, तो पेन तो उतनी रखनी पड़ेगी ना, तो पेन तो चेंज नहीं होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो पेन चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा, इमेज का साइज चेंज होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो हर केस में, यहाँ इमेज बहुत छोटी है, फिर थोड़ा इमेज दिखने लगी, ठीक है, फिर थोड़ा और दिखने लगी, फिर थोड़ा और बड़ी दिखने लगी, यहाँ देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सर हटाऊं यहाँ से, ये देखो यहाँ इमेज थोड़ा और बड़ी दिखने लगी है ना, फिर उसके बाद इमेज थोड़ा और इंफिनिटी पर है तो और बड़ी होगी, ठीक है, और यहाँ एनलार्ज इमेज दिखती है, बड़ी इमेज दिखती है, वो भी सीधी दिखती है, तो इमेज का साइज क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ, ठीक है, तो यहां तक हमने डन कर लिया है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ लेंस मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वहां क्या था, माइनस वी अपॉन यू था। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी, पहले पावर ऑफ लेंस कर लेते हैं। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज एंड कन्वर्ज रेज, मतलब उसकी क्या एबिलिटी है कि वो डाइवर्ज और कन्वर्ज करे फोकस पर, ठीक है, इन लेंस का काम ही यही है, तभी तो लेंस की पावर मेजर किया है, कितने पावर का लेंस पहना है आपने, ये तो पूछा जाता है ना, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अभी आई करेक्टनेस की बात करेंगे, जब आई पर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस जो यहाँ पर लिखा है, इसका यूज किसके लिए होता है, करेक्ट फार साइटेडनेस, और कॉनकेव लेंस का किसके लिए यूज होता है, नियर साइटेडनेस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो हमने वहां पीपीटी बनाई है, 1 सेकेंड, ये देखो मायोपिया जिसे बोला नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस में यहाँ पर कौन सा लेंस यूज हो रहा है, ये हो रहा है आपका कॉनकेव लेंस, आई बात समझ में, ठीक है। ये जब मैं आपको आई वाला पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको इसे समझाऊंगा, क्लियर है, ठीक है, नियर साइडेडनेस में कॉनकेव लेंस जो मैंने बोला, और फार साइडेडनेस में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, साइटेडनेस, सॉरी, मेरे प्रोनाउंस में कृपया यहाँ पर ना जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं पावर, देखो पहले मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशन बताता हूँ। इन केस ऑफ मिरर, मिरर में क्या हो रहा है, देखो मिरर में इस साइड मेरे पास है आपका कॉनकेव, एंड इस साइड है मेरे पास कॉन्वेक्स, ठीक है, इसको थोड़ा तरीके से क्यों ना लिखा जाए, देखो इसके लिए जो वी यू है, वी है, एफ है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, और मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन निकालना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है एच आई अपॉन एच आर, वो बताता है नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अगर इन्वर्टेड होगी तो मैंने कल बताया था रियल होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ठीक है, अगर इरेक्ट होगी, सीधी होगी, अपराइट होगी तो क्या होगी, वर्चुअल होगी, ये तो आपको ध्यान में रखना है, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इसको आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर से जो रेज आती है वो जिस दीवार पे टकराएंगे सब मिक्स होके, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में रेज मीट करती है ना, एक्चुअली में करती है, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज वो एक्चुअली में मीट नहीं करती है, क्लियर है, ठीक है। तो आप देखो सीन क्या होगा, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज किस साइड बनती है, मैंने कल बताया था, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं हमेशा, लेफ्ट, तो दोनों के केस में ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड है, दोनों नेगेटिव होगा। वी दोनों के केस में क्या होगा, देखो वी कॉन्वेक्स के केस में राइट साइड होता है, मैंने कल दिखाया था ना आपको, अगर आपको दोबारा देखना है मैं आपको दोबारा कंफर्म कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो इमेज कहां बन रही है, राइट साइड बन रही है, मैंने कल आपको वी भी बताया था, यहाँ पर राइट साइड बन रहा है करके, है ना, तो अगर ये राइट साइड बन रहा है तो 1 सेकेंड मुझे उस पेज में जाने दो, ये
तो इसके लिए पॉजिटिव होगा v, इसके लिए नेगेटिव होगा। अगर आपको मान लो ऐसा दिया है ना कि ऑब्जेक्ट इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है, तो v इक्वल्स टू क्या रखोगे, 30 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर से बन रही है, तो क्या इजीली क्या सीधे फॉर्मूले में रख दोगे, -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। फोकस या फोकल लेंथ जिसे मैं बोलूं, फोकल लेंथ कितनी होगी कॉनकेव के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो इसमें इमेज कहां बनती है, लेफ्ट साइड ही बनती है, तो ये तो नेगेटिव होना है। इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कहां बनती है, राइट साइड बनती है। अगर इसके लिए इसमें इमेजेस क्या बननी, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड के साथ रियल, इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसे इमेज क्या बन रही है, सीधी बनती है, क्योंकि मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है एच आई पर, मैंने कल बताया था। ठीक है, इसके लिए आप कल वाला लेक्चर जरूर देखें, ये सब चीजें मैंने वहां पर समझा रखी है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये केस है मिरर का, ठीक है, आप ये ध्यान में रखना, आपको फिगर ध्यान में होंगे ना, आप ये जरूर कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे लेंस के लिए। अब देखो पावर ऑफ लेंस पे बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस, पहले लेंस की बात करते हैं। लेंस में आपके पास दो आ जाएंगे, एक आएगा आपका कॉनकेव और दूसरा आएगा आपके पास कॉन्वेक्स। पहला है यू, फिर है वी, फिर है एफ। ठीक है, फिर है मैग्निफिकेशन नीचे लास्ट में, विच इज एच आई अपॉन एच ओ। यू क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, यू क्या होगा कॉनकेव में, यू तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब पहले कॉन्वेक्स, यहां जो कॉनकेव करता था, मिरर के केस में जो कॉनकेव करता था, यहां कॉन्वेक्स कर रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। लेकिन इमेज किस साइड बन रही है, दोनों इस इमेज किस साइड बन रही है, देखो एक मैं आपको इससे कंफर्मेशन कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, अभी मैंने इमेज दिखाई थी, देखो यहां इमेज लेफ्ट साइड बन रही है कॉनकेव के केस में, तो सारे क्या है, वी भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। लेकिन 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 आपका कॉन्वेक्स के केस में इमेज कहां बन रही है, राइट साइड बन रही है, इसलिए वी क्या लिखा है हमने वहां, पॉजिटिव लिखा है। मिरर के केस में ये अपोजिट है, जो यहाँ कॉन्वेक्स करता है ना, वो यहाँ कॉनकेव कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ कॉनकेव कर रहा है, कॉनकेव क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड इमेज बना रहा है, समझ रहे हो ना। ठीक है, जो ये समझ में आ रहे, मतलब कि लेफ्ट साइड राइट साइड का इससे मतलब नहीं, मतलब वो वहां दो इमेजेस बनाता है, तो ये भी यहाँ दो इमेजेस बना रहा है। पहले तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, कितनी इमेजेस कौन बना रहा है करके, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है वो चार्ट में जो मैं बनवा रहा हूं आपसे। अब ध्यान रखो, देखो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो वी क्या होगा, पॉजिटिव, फोकस भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉनकेव में इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, क्लियर है, और फोकस भी कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो नेगेटिव होगा। अगर फोकस नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो अगर इसकी फोकस नेगेटिव है, किसकी, कॉनकेव की, कॉनकेव लेंस की अगर फोकस नेगेटिव, तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर है। कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में, अब मैं आपको क्लैरिटी हो जिससे ना वो रटना नहीं है ना उसको, मैं बार बार इसलिए वो फिगर दिखा रहा हूं। यहाँ देखो कॉनकेव लेंस में, ये आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में इमेज किस साइड बन रही, इस साइड बन रही, फोकस नेगेटिव है, तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन है, अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताओ। मैंने जब आपको यहाँ पर मैग्निफिकेशन बताया था, ये यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया था, तो मैंने आपको ये पावर के केस में एक चीज बताई थी कि कौन वैक्स की पावर क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फोकस पॉजिटिव होती है। यहां देखो ये यहाँ ये पॉजिटिव है कॉन्वेक्स की, तो पावर इजीली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मैं पहले पावर लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने पावर समझा दी है। इसके लिए पावर नेगेटिव, क्योंकि फोकस नेगेटिव है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मिरर का केस हो गया, 1 मिनट। पावर इसके लिए नेगेटिव होगी, इसके लिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस पॉजिटिव है ड्यू टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है, क्योंकि पावर डिपेंड कर रही है ओनली फोकस पर, जो भी रिजल्ट होगा इस पर डिपेंड करेगा। अगर फोकस ही नेगेटिव आएगी तो पावर अपने आप नेगेटिव है, अगर फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी फोकस मतलब मींस पावर भी पॉजिटिव आएगी। अब देखो यहाँ जो कॉनकेव लेंस है ना, जो कॉनकेव लेंस है वो इमेज कैसी बना रहा है, इतना तो अभी तक आपके दिमाग में हो गया होगा कि इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। अगर इमेज सीधी बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एच आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में जितने भी केसेस आपने देखे, देखो इसके ये कॉनकेव का केस है, इसमें दोनों इमेज क्या बन रही है, सीधी बन रही है। तो सीधी बनने का मतलब क्या है, कॉनकेव के केस में
इरेक्ट है, वर्चुअल है, अगर इरेक्ट और वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये चार्ट आप जरूर ध्यान रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। कॉनकेव के केस में आप मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स के केस में आप मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों के चार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए दैट इज इनफ, ये चैप्टर से इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा अगर आपने ये साइन कन्वेंशन याद रखा जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली रखना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल देना है। मैंने आपको फिगर से समझा रहा हूँ चीजें, वो रटने नहीं था, मैं बोल रहा हूँ फिगर बनाओगे कॉपी पे, खुद से बनाओगे, उसे प्रैक्टिस करोगे। स्पून फीडिंग नहीं करानी हर बार कि भाई ऐसे कर ले ऐसे कर ले, ये चीज नहीं करनी, खुद आप भी करोगे उस चीज को, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उसको, यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। मैंने उतने बार फिगर बनाए हैं, समझाए हैं, तो मुझे वो याद हो गए दिमाग में, तो आपको भी वही करना है, आप भी तभी बना पाओगे इस फिगर्स को, ठीक है। और मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको लेंस के केस में ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो लास्ट वाला ये वाला है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही एग्जाम के लिए, विच इज ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, आप इसको दिमाग में बैठा लो, क्लियर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने बोला था कि पार्ट 3 में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, उसमें कंप्लीट इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल होंगे वो आएंगे, क्लियर है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, डेफिनेटली पसंद आया होगा। इतनी सारी पीपीटी, इतना सारा वर्क आपको लोगों के लिए करा है, तो एक सब्सक्राइब चैनल को बनता ही बनता है, एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस।